नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम राज्यसभा की शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। राज्यसभा की रचना लोकसभा के सहयोगी और सहायक सदन के रूप में की गई है। राज्यसभा के कार्य और शक्तियों का अध्ययन निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है। विधायी शक्तियाँ। लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी विधि निर्माण संबंधी कार्य करती है। संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां दी गई हैं। अवित्तीय विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पहले प्रस्तावित किए जा सकते हैं। दोनों सदनों से पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाते हैं। व्यवहार में स्थिति यह है कि सामान्यतः सभी महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं। यदि दोनों सदनों में किसी विधेयक के संबंध में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। विधेयक एक सदन द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद यदि 6 महीने की अवधि के अंदर दूसरे सदन के द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया जाता तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। संयुक्त बैठक में विधेयक के भाग्य का निर्णय बहुमत के आधार पर किया जाता है, अनुच्छेद 108 के अनुसार। इस प्रकार औपचारिक दृष्टि से अवित्तीय विधेयक के संबंध में दोनों सदन समान स्तर पर है, लेकिन व्यवहार में राज्यसभा की स्थिति दो बातों की दृष्टि से निर्बल है। प्रथम बात यह है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति को है और राष्ट्रपति द्वारा ये कार्य मंत्रिपरिषद के परामर्श के आधार पर ही किया जाता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, अतः बहुत अधिक संभावना इस बात की है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाने के संबंध में मंत्रिपरिषद लोकसभा के दृष्टिकोण को ही ध्यान रखें। दूसरी बात यह है कि संयुक्त बैठक में विधेयक का भाग्य का निर्णय बहुमत के आधार पर किया जाता है और लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा की सदस्य संख्या से दुगनी से भी अधिक होने के कारण इस विधेयक की स्वीकृति या अस्वीकृति लोकसभा की इच्छा अनुसार ही होगी। इस प्रकार कानूनी दृष्टि से अवित्तीय विधेयक के संबंध में दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है, किंतु व्यवहार में राज्यसभा किसी विधेयक को पारित करने में अधिक से अधिक 6 माह का विलंब कर सकती है। ये लोकसभा द्वारा इच्छित विधेयक के पारित होने में स्थायी बाधा नहीं डाल सकती। अभी तक केवल 3 बार संसद की संयुक्त बैठक बुलाई गई है। प्रथम बार 6 मई 1961 में दहेज निषेध विधेयक के संबंध में, द्वितीय बार 16 मई 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के संबंध में और तीसरी बार 26 मार्च 2002 को आतंकवाद निरोधक विधेयक पोटा को पारित करने के समय संसद की संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। दूसरी शक्ति है संविधान में संशोधन की। संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्ति प्राप्त है। संविधान में संशोधन का विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है और संशोधन प्रस्ताव तभी स्वीकृत समझा जाएगा जबकि उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाएगा। संशोधन प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में असहमति होने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में संशोधन प्रस्ताव गिर जाएगा। व्यवहार के अंतर्गत अब तक 3 बार संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद की स्थिति पैदा हुई थी। सर्वप्रथम 1970 में प्रीवी पर समाप्त करने के संबंध में, तब राज्यसभा के द्वारा उसे अस्वीकार कर दिया गया। दूसरी बार 1978 में जब लोकसभा द्वारा 45वां संविधान संशोधन विधेयक को पारित कर राज्यसभा में भेजा गया तो राज्यसभा ने इस संशोधन विधेयक को 5 संशोधन सहित पारित किया। ऐसी स्थिति में लोकसभा द्वारा राज्यसभा द्वारा जो संशोधन दिए गए उसके आधार पर ही संविधान में संशोधन का कार्य किया गया। तीसरी स्थिति 1989 में 64वें एवं 65वें संविधान संशोधन को लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बावजूद राज्यसभा से इसे 2/3 समर्थन नहीं मिला। इस प्रकार राज्यसभा के द्वारा संविधान संशोधन के संबंध में अपनी शक्ति का परिचय दिया गया। तीसरी शक्ति होती है वित्तीय शक्ति। राज्यसभा को वित्तीय क्षेत्र में अत्यंत निर्बल स्थिति होती है।
संविधान के अनुसार वित्त विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं। लोकसभा द्वारा स्वीकृत होने के बाद वित्त विधेयक राज्यसभा में भेजे जाएंगे, जिसके द्वारा अधिक से अधिक 14 दिन तक इस विधेयक पर विचार किया जाएगा। राज्यसभा वित्त विधेयक के संबंध में अपने सुझाव लोकसभा को दे सकती है, लेकिन ये लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है कि वह इन प्रस्तावों को माने या न माने। इस दृष्टि से भारत की राज्यसभा की स्थिति ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी निर्बल है, क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा वित्त विधेयक को 1 महीने तक विचार किया जा सकता है, लेकिन भारत की राज्यसभा केवल 14 दिन तक ही इस विधेयक को रोक सकती है। चौथी होती है कार्यपालिका शक्ति। संसदीय शासन व्यवस्था में राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन अविश्वास द्वारा मंत्रियों को हटाने की शक्ति उन्हें प्राप्त नहीं है। ये शक्ति केवल लोकसभा को ही प्राप्त होती है। इस दृष्टि से कार्यपालिका पर नियंत्रण की दृष्टि से भी लोकसभा राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती हैं। विविध शक्तियाँ, इसमें पहली शक्ति आती है कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के पदाधिकारियों को महाअभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अंतिम होता है विशेष अधिकार है। 2 ऐसे अधिकार हैं जो राज्यसभा को दिए गए, जिन्हें लोकसभा को ये शक्ति प्राप्त नहीं है। प्रथम है अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। राज्यसभा द्वारा ऐसे प्रस्ताव पास कर दिए जाने पर संसद उस विषय पर कानून निर्माण का कार्य कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए लागू होता है, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। दूसरी शक्ति दी गई है संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केंद्रीय सरकार को दे सकती है। राज्य सरकार जब इस प्रकार के प्रस्ताव को पारित न कर दे, तब तक नई अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था नहीं की जा सकती। राज्यसभा की शक्तियों के इस अध्ययन से स्पष्ट है कि राज्यसभा न केवल द्वितीय सदन वरन द्वितीय महत्व का सदन है। शक्तियों की स्थिति दृष्टि से इसकी स्थिति ब्रिटिश लॉर्ड सभा और अमेरिकी सीनेट के बीच में कहीं है। वास्तव में संविधान निर्माताओं द्वारा राज्यसभा को प्रथम सदन के सहायक और सहयोगी सदन की भूमिका ही प्रदान की गई है, प्रतिद्वंदी सदन की नहीं। धन्यवाद।